हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं उसमें आज चैप्टर 10 जो बात करें हम और पे यदि बात करें चैप्टर 11 रहेगा आपका। और वैसे चैप्टर 9 न्यू सिलेबस के बेस पे उसकी हम आज जो क्लास है आपके सामने लेके आ रहे हैं, क्लास सेकंड। इसके अंदर हम 16 टू 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स है वो डिस्कस किया था। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं कहाँ कहाँ से बनेंगे, वो डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को समझें, उसके बाद आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और ईजी रहने वाले हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टडी कर लेते हैं आज के सेशन का, और ये रहेगा वैसे क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज वेक्टर। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड एक क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि एक वेक्टर के रूप में, वेक्टर मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन को लेके जाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, हालांकि ये सारे ही इसके फीचर्स होते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इसके पास। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपिंग वो शुरू होती है, डीएनए सिंथेसिस हम बोल सकते हैं, वो शुरू होती है। प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर वो भी इसके पास होता है। सेलेक्टेबल मार्कर में हम एंटीबायोटिक्स वगैरह है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज करते हैं। प्रेजेंस ऑफ साइट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी इसके पास। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की है, और यदि ये करेक्टरिस्टिक्स पूछता और ऑल ऑफ द अबव आ जाता तो हम सबके साथ जाते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि इसके बगैर तो इसका कोई यूज ही नहीं है। क्योंकि वेक्टर का काम क्या होता है, मेनली इनको क्लोनिंग वेक्टर भी हम बोलते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्यों है, क्योंकि इनका काम केवल एक जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ही ट्रांसफर करना नहीं होता, इसके अलावा ये क्या करते हैं, उसकी क्लोनिंग भी करते हैं। क्लोनिंग का मतलब डीएनए कॉपी करके, डीएनए की रेप्लिकेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हमारा ए रहेगा, बल्कि दूसरे करेक्टर्स वैसे हैं हेल्पफुल ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स देमसेल्व्स फ्रॉम वायरस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद। और ये क्वेश्चन मिलता जुलता हम पहले भी कर चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड आया था वहां वर्ड कि वैसे तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हम इनके पास कुछ ऐसे पार्टिकुलर इंजाइम्स की सिंथेसिस करते हैं जो एक प्रकार के न्यूक्लिएजिज होते हैं, न्यूक्लिएजिज। और न्यूक्लिएजिज इंजाइम क्या करते हैं, मेनली जो वायरल डीएनए होता है या फिर वायरस से आया हुआ डीएनए जो कि बैक्टीरिया की सेल को डैमेज कर सकता है, कौन से वायरसेस थे वो, बैक्टीरियोफेज वायरसेज। बैक्टीरियोफेज वायरसेज, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया को, फेजिज मतलब ईट करने वाले, खाने वाले वायरसेज। तो उनको, उनसे बचने के लिए क्या, कौन से टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ये करता है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी हम बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम वो प्रोड्यूस करता है। एक्सोन्यूक्लिएज साइड से कट करता है, लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करता है कटे हुए फ्रेगमेंट्स को, और गायरेज हमने पढ़ा था नेगेटिव कोइलिंग ऐड करता है ताकि हमारी डीएनए वाइंडिंग है, खासकर डीएनए अनवाइंडिंग इजिली हो सके। तो यदि आपको याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया से हमको डीएनए को आइसोलेट करना है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे। हमने शुरुआत में भी डिस्कशन किया था कुछ डीएनए आइसोलेशन, जो हमारे आरडीटी प्रोसेस है इसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इसके अंदर हम अलग अलग एंजाइम यूज करते हैं, जैसे काइटिनेजीज होता है। काइटिनेजीज क्या करता है, जो फंगल सेल वॉल होगी, फंगल सेल वॉल उसको ब्रेक करता है। फंगस का यदि हमने डीएनए निकालना होता है ना, तो वहां से हम काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे। प्लांट से निकालना है, प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सेलुलेज नाम का एंजाइम है वो यूज करते हैं। बैक्टीरिया का पूछा है तो यहाँ पे हम लाइसोजाइम है वो यूज करते हैं। लाइसो एंजाइम हमारे जो हम बोल सकते हैं टीयर्स में भी होता है, पसीने में भी होता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है लाइसोजाइम्स। राइबोन्यूक्लिएजिज क्या करता है, ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है, आरएनए को तोड़ता है। प्रोटीएजिज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और इसको तो यूज कर ही नहीं सकते हम आइसोलेशन में, क्योंकि इसको यूज कर लिया, ये वही है डीएनएज, हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। डीएनएज को यदि हमने यूज कर लिया तो डीएनए को ही डैमेज कर देगा, और डीएनए को तो आइसोलेट ही करना है हमने। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो लाइसोजाइम है। इसके अलावा आपको सेलुलेज याद रखना है, काइटिनेज भी याद रखना है,
और बैक्टीरियल सेल वॉल, ज़्यादातर हम 3 टाइप की सेल वॉल ही तो पढ़ते हैं। काइटिन होता है किसके अंदर, फंगस के अंदर, प्लांट के अंदर सेलुलोज, और बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है पॉलीसैकेराइड, और उसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है लाइसोजाइम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज्ड द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज करने का श्रेय किसको जाता है। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके अंदर चेन रिएक्शन चलती है एक के बाद, जैसे डीएनए का फ्रेगमेंट था वो डीएनए के 2 फ्रेगमेंट बन जाते हैं, इसके बाद उसके फिर आगे 4 बन जाते हैं, ऐसे उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, मतलब काफ़ी एम्पलीफिकेशन का मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। और स्टेप्स होते हैं इसमें 3, एनिलिंग, एक्सटेंशन, और इसी तरीके से एक टर्मिनेशन स्टेप होता है। कुछ 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है, और उसमें हम अलग अलग टाइप की चीज़ें यूज करते हैं। जैसे प्राइमर है उसको एनिलिंग में यूज किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, सिंथेटिक मतलब यदि हमने लैब में प्राइमर्स मतलब जो प्रोसेस को शुरू करवाते हैं, एनिलिंग में यूज करते हैं इसको, डीएनए सिंथेसिस को शुरू करवाया जाता है इससे। तो सिंथेटिक जब से हमने बनाना शुरू करें ना, तो सिंथेसिस से तो हम कितने भी प्राइमर्स है वो तैयार कर सकते हैं, और बड़ा इजी हो जाता है प्रोसेस को करना इजीली। हमारा ऑप्शन वैसे तो यही करेक्ट रहेगा। इसके अलावा चीप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये चीज़ें चीप नहीं होती, इतनी सस्ती यूज़ नहीं कर सकते हम। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये तो हमारी हालांकि ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रिपेयर होती हैं, इसके अलावा सस्ती तो नहीं होती है, महंगी होती हैं, और इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कहाँ यूज किया जाता है, एक्सटेंशन प्रोसेस में यूज किया जाता है, जिसके अंदर डीएनए को एक बारी सिंथेसिस को शुरू करवा दिया ना, उसको फिर इलोंगेट करवाया जाता है, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यूज करते हैं हम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यदि हमारी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का यूज करें, वो तो एक पार्टिकुलर पीएच के ऊपर ही काम या फिर टेम्परेचर के ऊपर ही काम कर पाता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, मेनली आपका हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। और ये स्पेशली एक बैक्टीरिया से यूज निकाला जाता है, थर्मस एक्वाटिकस, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाता है, तो इजीली हम इसको भी नहीं यूज कर सकते। तो सबसे ज़्यादा तो अवेलेबिलिटी है सिंथेटिक प्राइमर्स से ही हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करने का हम मान सकते हैं क्रेडिट जाता है। और डीएनए टेम्पलेट्स भी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर, प्लाज्मिड के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, वो किस में मदद करता है, वो आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड से अलग करता है, और रिकम्बिनेंट्स को नॉन रिकम्बिनेंट्स से भी अलग करता है। दोनों का मतलब लगभग एक ही है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, और ऑप्शन आपका सी करेक्ट होएगा। कंपिटेंट सेल तो ये होस्ट के अंदर होती हैं, वैसे होस्ट के अंदर जब हम जो हमारा प्लाज्मिड है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको कंपिटेंट होस्ट बोलते हैं। तो कंपिटेंट को तो नहीं सेपरेट करता, ये हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, या फिर रिकम्बिनेंट्स को नॉन रिकम्बिनेंट से अलग करता है। तो बोथ बी, ए एंड बी ऑप्शन रहेगा वो ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट सोक मेथड, हीट सोक मेथड कहाँ यूज की जाती है, ये हमारी जो होस्ट सेल होती है ना, जब होस्ट सेल के अंदर डीएनए को इंसर्ट करते हैं, स्टेप में हमने फर्स्ट पार्ट में थोड़ी ही एक हाईलाइट है वो किया था इस चीज़ को, कि जब होस्ट सेल में हम डीएनए को इंसर्ट करते हैं, जो भी हमारा एम्पलीफाइड या डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है, तो होस्ट सेल में उसको इंसर्ट करने के लिए हीट सोक मेथड है वो यूज की जाती है। तो वो कैसे मदद करती है, यही पूछा आपको कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस इज टू फैसिलिटेट, तो कैसे मदद करती है होस्ट सेल में यदि हमको डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है। तो इसमें एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ऐसा कोई रोल ही नहीं है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का एक्सप्रेशन होएगा। और इसके अलावा अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांजिट स्पोर वाल, तो जो हीट सोक मेथड है इसके अंदर क्या है, हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस तक जो होस्ट सेल है उसका टेम्परेचर है बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद फिर एकदम से उसको ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होएगा, जो हमारी सेल के ऊपर पोर्स हैं, कुछ ट्रांजिएंट पोर, कुछ टाइम तक बने हुए जो पोर्स हैं वो ऐसे कैसे बने रह जाते हैं, और उनसे हमारा जो डीएनए है ना वो इंसर्ट हो जाता है ईजिली किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो इतनी ईजिली
डीएनए को इनटेक नहीं करने देंगे। बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, सेल वॉल के साथ तो बाइंड करवाना ही नहीं है ना हमने तो डीएनए को न्यूक्लियस के तक पहुंचाना है, और सबसे पहले सेल के अंदर पहुंचाने का काम इस हीट शॉक मेथड का यही रहता है कि ट्रांजिएंट पोर है वो क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि एक बार हम यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेल है हमारी वो क्या फैल जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और एकदम से उसको ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम एकदम से कम होने की वजह से हमारे सेल वॉल है या फिर सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ पोर्स कुछ टाइम के लिए इकट्ठे बन जाते हैं, और वो पोर्स में से डीएनए है वो इजीली इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज, बताया था डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये कट एंड्स को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, इसको मोलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं, मोलिकुलर ग्लू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है, नन ऑफ द वो अलग ही लास्ट में आना चाहिए। लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन, प्यूरिन है ये, एंड पायरिमिडिन बेसिज, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन को जोड़ता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वैसे भी हम देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, हाइड्रोजन बॉन्ड तो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन के बीच में बनते हैं, स्टिकी एंड के बीच में तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो बनाता है ताकि हमारे जो डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं उनको क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके, और डीएनए को फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, जबकि दूसरा जो फ्रेगमेंट्स है उसको अटैच करने के लिए बोल सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसको डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होते हैं और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ होते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर 4 years, हालांकि तो आपके चैप्टर 12 से क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी या एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और वहाँ पे किसके लिए यूज किया गया था, वहाँ पे एडीए एडिनोसिन डेफिशिएंसी या फिर एडिनोसिन को सिंथेसिस करने वाला एक एंजाइम है ना, वो अब्सेंट होता है एडीए डेफिशिएंसी से रिमूव करने के लिए, एडिनोसिन डेफिशिएंसी के लिए ये यूज की जाती है, ना कि एडेनिन के लिए, या फिर फर्स्ट एंजाइम्स की फर्स्ट क्लिनिकल वो नहीं है। तो सिंपल ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि सेकंड पार्ट में भी जो हमारे इसे नेक्स्ट का चैप्टर है ना उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। विच टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन सी टेक्निक ने पॉसिबल बना दिया है हमारी जेनेटिकल इंजीनियरिंग को, तो कौन सी टेक्निक है जो हमने डिटेल में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरएनए टेक्निक्स हम नहीं यूज करते ज़्यादातर, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन तो नेचुरल भी यूज किया जा सकता है, उसमें जीन मैनिपुलेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे मेंडल ने क्रॉस कर करके किया था, तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड वो तैयार करता था जो अलग अलग करेक्टर्स के, तो वहाँ पे कोई इस टाइप की साइंटिफिक स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन का भी कोई यूज नहीं होता, तो आरडीटी ही हमारा ऑप्शन रहेगा। देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज कॉल्ड EcoR1, व्हाट इज द पार्ट, ये हम प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं सेम क्वेश्चन, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद आपके लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, जैसे आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू हैं तो हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़े रहें, बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जैसे आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग सेशंस यदि लगते हैं MCQ, ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस को एक पार्टिकुलर आपको सिक्वेंशल मोड में जो वीडियोज़ हैं वो पार्टिकुलर प्लेलिस्ट में प्रोवाइड की हुई हैं, ताकि आप टू द पॉइंट है और डिटेल है हर एक टॉपिक की अच्छे से क्लियर कर पाएँ। साथ में वहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग नोट्स हैं वो भी PDF फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, और साथ में आप हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप वो टॉपिक का नाम डाल सकते हैं, और उसकी भी हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से जो सेशंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। और बाकी आप जो भी मेरे से रिलेटेड जो भी पूछना चाहते हैं या फिर क्या कुछ अचीवमेंट है वो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या फिर किसके लिए यूज करते हैं हम एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मिड में, और इनको सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज किया जाता है। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब रिकम्बिनेंट्स को
नॉन रिकम्बिनेंट्स के साथ ये होते क्या हैं, कम्बिनेंट्स और नॉन रिकम्बिनेंट्स। यदि हमने जो जीन है वो किसी बैक्टीरिया या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इंट्रोड्यूस कर दिया मतलब वो जो हमारा डीएनए है फॉरेन जीन को लिए हुए है, उसी को हम रिकम्बिनेंट बोलते हैं, रिकम्बिनेंट। और प्लाज्मिड के ऊपर जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी जगह पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कोई पार्टिकुलर एंजाइम है ना, वो क्या हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है। तो बाहर से यदि हमने कोई जीन डाला है, उसकी वजह से कोई जीन को हमने डिसफंक्शनल कर दिया, पहले वो नॉर्मल था और उसको हमने बीच में से कट कर दिया है, और कट करके क्या कर दिया फिर उसको डिसफंक्शनल या इनएक्टिवेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एक वर्ड है ये, काफ़ी कंफ्यूज करता है, क्या होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था मान लो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर, और उसके बीच में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, और उसके बाद क्या किया जाता है, इस प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक वाले रीजन में रख देते हैं, या फिर इसको बाहर से एंटीबायोटिक्स है वो डाल देते हैं। पहले तो ये रेजिस्टिविटी क्रिएट कर लेता था, लेकिन अब हमने इसका जीन है ना जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसको डिसफंक्शनल बना दिया है। अब ये कोई भी रेजिस्टिविटी शो नहीं कर पाएगा, तो ये किल हो जाता है, मर जाता है। और जो किल होएंगे ना वही हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, वही हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकम्बिनेंट्स भी हम बोल सकते हैं। और जो सर्वाइव कर जाते हैं इसका मतलब वहाँ पे हमारी रिकम्बिनेशन नहीं हुई है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। हमारे काम के कौन से हैं जो यहाँ पे मर जाते हैं, उन्हीं से हमको पता लग जाता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना वो सही जगह पे वो पहुँच चुका है। तो इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर से हम क्या करते हैं, चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो इससे भी उन बैक्टीरिया को, मान लो हम 1000 बैक्टीरिया के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे लगभग 500 में ना जो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में जैसे हमने डाला उनको वो किल हुए हैं, और 500 हैं वो सर्वाइव कर चुके हैं। और जो सर्वाइव किए हुए हैं उनको हम अलग निकाल लेंगे, वो हमारे काम के नहीं है। और जो किल हो चुके हैं ना वो क्या है, इसका मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उनके अंदर चला गया है, जिसकी वजह से उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अभी नहीं रहा और उसको हम यूज कर लेते हैं। तो इसलिए उनको सिलेक्ट किया जाता है, उन 500 को सिलेक्ट किया जाता है ना, हाईलाइट किया जाता है, इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स को। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ड्यूरिंग द हीट सोक, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो टेम्परेचर कितना रखा जाता है ये आपको बताया था, 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं, उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है ताकि कुछ ट्रांजिएंट कुछ टाइम तक वहाँ पे पोर बने रहें, उन पोर से ही डायरेक्टली हमारा डीएनए अंदर प्रवेश कर जाता है। वरना तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है, उसको पास नहीं करने देगी। और खासकर चार्ज्ड मॉलिक्यूल को तो बिल्कुल भी नहीं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं ना उनको भी वो अपने अंदर से पास नहीं होने देती। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, इसलिए हम ये स्पेशल टाइप की मेथड है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन केस ऑफ फंगस टू काज रिलीज ऑफ डीएनए अलोंग विद द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये बताया था आपको, फंगस से डीएनए को आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल। तो कौन सा यूज करेंगे हम, काइटिनेज नाम का एंजाइम यूज करेंगे। ये प्लांट सेल वॉल से प्लांट सेल वॉल से रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तीन ही टाइप की सेल वॉल, आपने कौन सा एंजाइम किसके लिए यूज करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ डीएनए द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काज प्रेसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड। ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए से रिलेटेड है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है ये आरडीटी का। और उसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को यदि हमने आइसोलेट कर लिया है, उसको सेपरेट करना है, उसके प्रेसिपिटेट बनाने हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, 10th क्लास में पढ़ते थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ताकि वो सेपरेट होकर अलग हो जाएं हमारे सॉल्यूशन में घुले हुए हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं चिल्ड एल्कोहल या चिल्ड इथेनॉल यूज किया जाता है। एंजाइम्स के एक्शन करने के बाद हम एकदम से चिल्ड एल्कोहल डालते हैं, ये आपके हायर क्लासेज में। और इसके अलावा 12th लेवल पे भी एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है प्रैक्टिकल्स में, जिसमें आपको डीएनए को आइसोलेट करके दिखाया जाता है, किससे वगैरह आना से। और प्रैक्टिकल सीबीएसई में तो आता ही है, मेजर एक्सपेरिमेंट में आती है ये चीज़। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग नेचर में होती है और वहीं से हम सीखते हैं।
जैसे जो शेप है एरोप्लेन की या फिर जो हमारे शिप्स की शेप है, किसको देख के ही हम डिजाइन करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म पहले से उस शेप को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे इनबिल्ट कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, हम भी नेचर से ही सीखते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस टाइप की टेक्निक्स ऑलरेडी हमारी नेचर में हो रही हैं। वो बात अलग है कि वो अपनी नेचुरल स्पीड से होती हैं। और इसी टाइप का प्लांट्स के अंदर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है ना, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियन होता है, AGBR भी यूज करते हैं। और इसके तो बहुत ज़्यादा आप एप्लीकेशन पढ़ते हो, BSc MSc लेवल पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो AGBR जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, अपना जीन है ना TI प्लाज्मिड है, वो इंट्रोड्यूस करता है प्लांट सेल के अंदर। और वहाँ से फिर क्या है, फंक्शनिंग कंट्रोल करता है, ट्यूमर बनाता है ये। और ट्यूमर बना के प्लांट्स की जो शेप है उसको डिसफिगर कर देता है। तो एक प्रकार का जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है इसको। ईस्ट कोई ऐसा है नहीं। इकोलाई तो हमने पढ़ा था, एक प्रकार का प्लाज्मिड का सोर्स होता है। और माइकोप्लाज्म तो क्या है, एक प्रकार का, यदि हम बात करें इसको किंगडम मोनेरा के अंदर ही पढ़ते हैं। सबसे पहला किंगडम है ना जो मोनेरा, बैक्टीरिया के बाद छोटा सा डिस्कशन दिया हुआ है इसका, माइकोप्लाज्म्स का। और ये क्या होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये डिजीज कोज करते हैं, पैथोजेंस वगैरह हैं उसके फॉर्म में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इनके पास सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपका आ जाए ना, उसको आप रिसर्च करो डिटेल से अच्छे से, तभी आप उससे जुड़े आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और इस तरीके से आज हमने चैप्टर 11 है जो, और पुराने सिलेबस के बेस पे 11 और नए के बेस पे जो चैप्टर आपका 9 रहेगा उसको हमने सोल्व कर लिया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसके बाद हमने पार्ट थर्ड है वो भी डिस्कस करना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।